गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। अभी तक हम लोग सेंटेंस के एलिमेंट्स यानी सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखे हैं। आज की क्लास हमारी उनको आपस में मिला के सेंटेंस फॉर्मेशन पे रहने वाली है। अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है उसका प्रयोग आज की क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड साइड है, तो आप थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे तभी ये बातें आपको ठीक ढंग से समझ में आएगी। थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का नाम है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इस क्लास के बाद हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस को समझिए। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे उसका नाम होगा टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए हमेशा की तरह हम लोग पीछे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट वगैरह को एक बार के लिए रिकैप करते हैं और फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट मी सिलेक्ट माई पेन फर्स्ट, दिस कलर। ओके, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, एक मिनट के लिए। हाँ, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। मतलब सिंपल है, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, है ना। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम अरेंज करते हैं, यानी कि सेंटेंस में जो जगह होता है वो 4 ही जगह होता है। उन जगहों पे हम शब्दों को रखते हैं और हमें नए नए सेंटेंस देखने को मिलते हैं। इन जगहों के नाम क्या क्या है? जैसे सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट। हमने एक एक करके सभी चीज़ों की जानकारी रखी और पढ़ा। शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होता है कि या तो वो डूअर होगा, मतलब सेंटेंस के अंदर जो वर्ब दी गई होगी उसका या तो करने वाला होगा, नहीं तो टॉपिक होगा। वो टॉपिक होगा जिसके बारे में सेंटेंस में बात करी गई होगी। ठीक है। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि वर्ब से नाउन बनाया जा सकता है। इसके 2 तरीके हैं, या तो इंफिनिटिव यानी टू लगा लो या जेरंड यानी आईएनजी लगा लो। फिर इनके अंदर के जो नुआंसेस हैं, यानी इनके अंदर की जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी हमने सीखने की कोशिश करी। और आपने क्या शानदार रिस्पॉन्स दिया, आपने लगभग सारे क्वेश्चन सही बनाए। बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। फिर हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में सीखा। 4 बातें हमने सीखी, है ना। पहली बात हमने सीखी कि हेड ऑफ द सेंटेंस होता है, इसके बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, और ना ही सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरी बात हमने क्या सीखी? दूसरी बात हमने सीखी कि यही वो चीज़ होता है जो हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताता है। तीसरी चीज हमने सीखी क्या कि एक पैराग्राफ में जितने फाइनाइट वर्ब होंगे उस पैराग्राफ में उतने ही सेंटेंस आए होंगे। फिर हमने क्या देखा कि ये जो फाइनाइट वर्ब होता है, जो फाइनाइट वर्ब होता है वो सेंटेंस की प्रमुख कार्य को, मतलब सेंटेंस के अंदर जो कार्य हो रहा होता है उसके बारे में हमें 2 जानकारी देता है। एक तो उसके स्टेटस के बारे में बता देता है कि उसका स्टेटस क्या है, काम मतलब हो चुका है, पेंडिंग है या हो रहा है। दूसरा उसके टाइम के बारे में बता देता है, यानी कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। तो ये इतनी बात की जानकारी हमें ना तो सब्जेक्ट दे पाता है, ना ऑब्जेक्ट दे पाता है, ना ही कॉम्प्लीमेंट दे पाता है। तो ये इतनी सारी जानकारी हमें कैसे डिलीवर कर पाता है, हमारे पास कैसे पहुंचा पाता है? इसको पहुंचाने के लिए वो अपने फॉर्म में चेंज करता है ना। और इस फॉर्म में चेंज होने की वजह से ही हम इसे तुरंत पहचान लेते हैं। ठीक है, ये पहचानने का तरीका था उनका। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो भी फाइनाइट वर्ब है उसमें अगर किसी तरह के एक्शन है, यानी कि उसमें किसी तरह का कार्य हो रहा हो, तो उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की संख्या एक भी हो सकती है, सॉरी, सेंटेंस की संख्या एक भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो एक वाले में तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो सिंपल सिंपल हम लोग समझ गए थे। 2 वाले में थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि एक को हम डायरेक्ट बोलते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है कि जो डायरेक्ट है वो मतलब वर्ब के एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रहा होगा, और ये जो डायरेक्ट वर्ब को रिसीव कर रहा होगा, सॉरी, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव कर रहा होगा
वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बातें हमने सीखी थी। और हमने ये भी देखा कि सब्जेक्ट जो होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूलतः मतलब नेचर वाइज सेम होते हैं। हालांकि फंक्शन यानी कार्य अलग अलग है, लेकिन उनकी प्रकृति यानी नेचर सेम है। यानी दोनों नाउन और प्रोनाउन से ही बने होते हैं। या तो वो नाउन होंगे, नहीं तो प्रोनाउन होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सेंटेंस के अंदर जो 4 जगह होते हैं उनमें से एक तो खुद कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है कि बाकी जो 3 जगह हैं उनके अंदर जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने का काम करता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। जब वो सब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहा होगा तो उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दो होते, मतलब उनका नेचर, उनकी नेचर वाइज वो 2 तरह के हो सकते हैं। या तो वो नाउन होंगे, नाउन प्रोनाउन में से कुछ हो जाएंगे, या वो एडजेक्टिव होंगे। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो फाइनाइट वर्ब की कमी को पूरा करता है उसे हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। हालांकि ऐसा वर्ड आपको देखने को इंग्लिश ग्रामर में नहीं मिलेगा, लेकिन हमें समझना है, हमें बेसिक सी चीजें सीखनी है। तो हम कुछ अगर नए चीजों को सीख रहे हैं, कुछ नए नाम रख रहे हैं, तो इससे घबरा मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बेसिक से सीखना है तो चीजों को ऐसे ही डिटेल में जाना पड़ेगा। तो ये जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट है दरअसल ये एडवर्ब होते हैं, है ना। जो भी एडवर्ब होता है वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक है। फिर हमने आगे देखा कि जो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नेचर वाइज सेम ही होते हैं। ठीक है। इतनी सारी बातें हमने सीखी थी। इन्हीं सभी बातों के आधार पे हम देखेंगे कि अब सेंटेंस का निर्माण कैसे हो रहा है। इसको सीखने से पहले मुझे लगता है आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से रूबरू कराना चाहिए ताकि आप आगे की चीजों को ढंग से ले जा पाए। चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि सेंटेंस में जो भी चीजें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है, इनको आपस में जोड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं उनको हम 7 कैटेगरीज में बांट देते हैं। ठीक है। अभी क्या होता है कि इनमें से 2 कैटेगरीज जो है, जैसे प्रेपोजिशन है और कंजंक्शन है, इन दोनों को हम कनेक्टर्स बोलते हैं। अब ऐसे इसको समझिए कि मान लीजिए कि इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है एक दीवार है, और दीवार के अंदर जो ईंट है ना, वो या तो नाउन है, या तो प्रोनाउन है, या तो वर्ब है, या तो एडवर्ब है, या तो एडजेक्टिव है। ये उनकी ईंटें हैं। लेकिन इसके अंदर 2 चीजें जो है वो उनको जोड़ने का काम कर रही हैं। वो चीजें क्या है? वो सीमेंट है ना। सीमेंट जो है ईंटों को जोड़ने का काम करती है। उसी तरह इंग्लिश में भी वर्ड और सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी 2 अलग तरह के कैटेगरीज हैं, जिनको हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शन बोलते हैं। इनका मुख्य काम होता है कि शब्दों को या वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ना। अब हम एक एक करके सीखते हैं। अच्छा, कनेक्टर का मतलब फिर से समझिए क्या होता है कि जब हम मान लीजिए एक सेंटेंस लिख देते हैं, लेकिन हमको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई दूसरा और वर्ड जो है ना और ऐड करना है, तो फिर हमें किसी न किसी कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह जैसे दीवार में हमें ईंट जोड़ना हो तो हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कहीं न कहीं ये बात वैसी ही है। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ये जो 2 कनेक्टर हमारे पास हैं, ये कैसे यूज़ होते हैं, इनका क्या काम होता है, कैसे ये प्रयोग में आते हैं। पहला जो कनेक्टर होता है वो होता है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन का काम क्या है? वो प्रेपोजिशन का काम है कि एक सेंटेंस में शब्दों को जोड़ना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा दूं, लिखा हुआ है शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। अभी ये सेंटेंस शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये सेंटेंस यहाँ तक है। ठीक है। और इस चेयर को अगर इस सेंटेंस में हमें जोड़ना है तो बीच में हमें कनेक्टर लाना पड़ रहा है। इस कनेक्टर का नाम है प्रेपोजिशन। हमने इस वर्ड को इस सेंटेंस में जोड़ने के लिए, हमने क्या यूज किया? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो यूज होता है वो सेंटेंस से वर्ड को जोड़ने में यूज होता है। दूसरा कनेक्टर क्या है? दूसरा कनेक्टर है कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या है? या तो वर्ड को वर्ड से जोड़ देगा, जैसे कि आप देखोगे टी को कॉफी से जोड़ रहा है। ठीक है। टी भी एक वर्ड है और कॉफी भी वर्ड है, एंड जोड़ रहा है इसको। या तो वर्ड को वर्ड से जोड़ देगा, है ना, या एक पूरे सेंटेंस को एक पूरे सेंटेंस से जोड़ देगा। जैसे शी वाज सैड एक कंप्लीट सेंटेंस है ना, और शी स्माइल एक कंप्लीट सेंटेंस, इन दोनों को जोड़ देता है। तो अभी हमें कंजंक्शन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, अभी हम प्रेपोजिशन पे फोकस करके एक बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, ये यहाँ पे बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए,
सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और ए ऑब्जेक्ट, ये जो 3 ब्लॉक्स हैं हमारे, मतलब 3 जो अलग-अलग प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस को आपस में जोड़ने के लिए किसी भी तरह के कंजंक्शन सॉरी किसी भी तरह के प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। सब्जेक्ट को अगर हम फाइनाइट वर्ब से जोड़ते हैं और फाइनाइट वर्ब को हम ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं, तो ऐसी हालत में हम किसी भी तरह के प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हमें कॉम्प्लीमेंट को जोड़ना होता है ना? तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम मतलब प्रीपोजिशन का यूज़ करके जोड़ दें उसको, या बिना प्रीपोजिशन के यूज़ के हम जोड़ें। तो दोनों रास्ते संभव है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक सेंटेंस है, उसमें एक वर्ड आपको दिख रहा है जो प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो उसको होने की संभावना क्या है? मतलब वो क्या हो सकता है? आप दिमाग लगा के सोचिए कि वो क्या हो सकता है? क्या वो सब्जेक्ट हो सकता है? क्या वो फाइनाइट वर्ब हो सकता है? क्या वो ऑब्जेक्ट हो सकता है? आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हमें ना तो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही हमें ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रीपोजिशन की ज़रूरत कब पड़ती है? प्रीपोजिशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम एक सेंटेंस को सेंटेंस में हम कॉम्प्लीमेंट को जोड़ना चाह रहे हों। मैंने फिर एक बात ये भी कही कि हम कॉम्प्लीमेंट को आप बिना प्रीपोजिशन के भी जोड़ सकते हैं और प्रीपोजिशन के साथ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जो वर्ड आफ्टर प्रीपोजिशन होंगे, यानी प्रीपोजिशन के बाद होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही होंगे। बात समझ में आई? एक छोटी-सी बात है, थोड़ा-सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कॉम्प्लीमेंट जो होता है एक सेंटेंस में जुड़ता तब है, जब हम उसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, या बिना प्रीपोजिशन के भी वो जुड़ सकता है। लेकिन सेंटेंस के बाकी जो ब्लॉक्स हैं, बाकी जो ईंटें हैं, वो आपस में ऑटोमेटिकली अटैच होती हैं, उन्हें जोड़ने के लिए किसी तरह के प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझेंगे इसे, कि जैसे मैंने लिखा, ही वर्क्स एट द ऑफिस। अब इनको एक बार समझते हैं। आपको पता है कि ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, वर्क्स इसको आप देख करके लग रहा है कि वर्ब में परिवर्तन हो चुका है, तो हमने कहा कि भैया ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो क्या सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी? नहीं, यूजुअली जुड़ गया। लेकिन अभी आप देखते हैं द ऑफिस वर्ड को जोड़ने के लिए एट की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या ये दो द ऑफिस है, ये क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए तो कभी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो 100% ये चांसेस हैं हमारे कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ही रहा होगा। ये कॉम्प्लीमेंट ही रहा होगा। लेकिन हर बार कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन से नहीं जुड़ेगा, ये भी बात मैंने बताई। जैसे निचला एग्जांपल आप देखेंगे, ही वर्कड क्विकली, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, और ये जो क्विकली है, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। और कल के क्लास में हमने सीखा था वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। वो होते हैं एडवर्ब, एक्चुअली होते हैं एडवर्ब। लेकिन हमें जो आइडिया सीखना है, हमें जो बेसिक से बातें सीखनी है, उसके लिए हमें ये शब्द जो है ना यूज़ करना पड़ रहा है। तो अभी हमने क्या देखा कि ये जो एल वाई है, एल वाई की वजह से हम इजीली पहचान सकते थे कि ये हमारा एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ये भी बात समझ में आ रही थी। तो अगर ये बातें समझ में आ गई है, तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास की असली बात को। हमने क्या कहा कि सेंटेंस के अंदर 4 प्लेसेस होती हैं, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इनको आपस में अगर हम अरेंज करें, तो हम 4 तरह के फॉर्मेशन बना सकते हैं, और दुनिया का कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, इन चारों में फिट बैठेगा। इन 4 के अलावा 5वां कोई तरीका नहीं है जिससे हम सेंटेंस को फॉर्म कर पाएँ। तो अगर इन चारों को हम डिटेल में सीख लेते हैं, तो इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस बने होंगे, वो इन चारों में ही आए होंगे। फिर से समझिए, इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस बने होंगे, वो इन चारों में ही आए होंगे। तो इन चारों की जो फॉर्मेशन है, इन चारों की जो बनावट है, उनको पहले सीखने की कोशिश करते हैं। मेन बात है कि हमने क्या सीखा था कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, इन दोनों के बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो पहले में क्या लिखा मैंने? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब लिख दिया। क्लियर? फिर मैंने कहा कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब तो लिख दिया, अब एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को साथ में जोड़ देते हैं। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। फिर मैंने कहा कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब तो आने ही आने हैं। फिर हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को भी जोड़ देते हैं। अगले में क्या किया हमने कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब तो आने ही आने हैं, ऑब्जेक्ट को भी जोड़ा और साथ में कॉम्प्लीमेंट को भी जोड़ दिया। तो ये 4 तरह के ही सेंटेंस पूरे अंग्रेजी में घूम रहे होंगे। जो भी सेंटेंस आपके सामने आया होगा, इन चारों में से कोई एक रहा होगा। तो इन चारों को एक-एक करके सीख लेंगे, तो हमें अंग्रेजी के जो आपको अभी तक के क्लासेस के बाद आपको अंग्रेजी के सेंटेंस को
लगभग आपकी आंखों से एक्सरे की तरह स्कैन करने की थोड़ी सी प्रवृत्ति डेवलप हुई होगी। अब अंग्रेजी के सेंटेंसेस को आप पुराने तरीके से नहीं देख रहे होंगे। अब आपके देखने की प्रवृत्ति जो है बहुत बदल गई होगी, है ना? अब अंग्रेजी के सेंटेंसेस को आप एक नए निगाह से देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि इन चारों को पढ़ने के बाद वो निगाह और शार्प हो जाएगी और आपकी जो एक्स-रे करने की जो प्रवृत्ति है, जो आपके नेचर डेवलप हो रहा है ना? वो और शार्प हो जाएगा। आप उस सेंटेंस को देखते ही सारी चीज़ों को बताने लगेंगे। और इस क्लास के अंत में हम एक्सरसाइज रखे हैं जिसमें 20 सेंटेंसेस हैं। उन सेंटेंसेस को आज आप करके होमवर्क करके भेजिए, कल मैं उस सेंटेंस को पढ़ाऊँगा यहाँ। ताकि ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम पहले चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करें। क्लास की शुरुआत में भी मैंने ये बात बता रखी थी कि हमारी क्लासेस कुछ दिनों तक आइडेंटिफ़िकेशन बेस्ड रहेगी, जिनमें हम चीज़ों को पहचानना सीखेंगे। अगर हम चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये बात तय है कि हम चीज़ों को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। तो चलिए एक-एक करके इन स्ट्रक्चर को सीखेंगे। फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन चारों को मिला करके हमारे पास 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। चलिए तो देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। ठीक है? यानी कि एक तो सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद उसका फाइनाइट वर्ब रहेगा। अब इसमें जो वर्ब आया होगा वो हमेशा इंट्रांजिटिव ही होगा। इंट्रांजिटिव क्यों होगा? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना? ये इंट्रांजिटिव ही रहेगा। जैसे ही स्लीप्स, है ना? वो सोता है। यहाँ आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब तो ऐसे ही इंट्रांजिटिव, आपको पता है। फिर सी इज रीडिंग, अब देखिए तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी तरह बर्ड्स जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया और फ्लाई जो है हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। फिर द फोन रैंग, ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी तरह वी आर वेटिंग, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया और आर वेटिंग हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। क्लियर? मुझे लगता है ये साधारण सी बात थी, ज़्यादा इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं थी। लेकिन हाँ, एक स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है कि सब्जेक्ट में अगर केवल फाइनाइट वर्ब को रखें तो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। चलिए अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2 है। इसको समझते हैं कि सब्जेक्ट में हम फाइनाइट वर्ब रखते हैं, फाइनाइट वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट रखते हैं, तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। लेकिन बात यह है कि ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? क्या ये सब्जेक्ट को बताने वाला कॉम्प्लीमेंट है या वर्ब की कमी को बताने वाला कॉम्प्लीमेंट है? तो हम क्या करते हैं कि हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है और ये चूंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है ना? तो ये ऐसा, खैर ये तो हम आगे देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम समझेंगे इस बात को कि ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड वर्ब। ठीक है? तो फिर से समझिए, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये जो स्ट्रक्चर है। अब कॉम्प्लीमेंट तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की कमी को बता दें, या फाइनाइट वर्ब आया हो तो फाइनाइट वर्ब की कमी को बता दें। तो अगर वो सब्जेक्ट की कमी को बताता है तो हमारा 2 वे स्ट्रक्चर ये बनेगा, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी एडवर्ब। ठीक है? अब इसमें से एक एक स्ट्रक्चर को आगे हम देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा 2 वे, यानी सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे स्ट्रक्चर कब देखने को मिलते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर हमें तभी देखने को केवल मिलेंगे जब सेंटेंस में किसकी बात करी गई हो? लिंकिंग वर्ब की। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार के लिए रिवाइंड कर देते हैं आपको, ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए। हमने क्या सीखा कि सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो 4 प्लेसेस दिए गए हैं उनको अरेंज करना है, उनको मतलब एक साथ जोड़ना है। तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब तो आने ही आने हैं, वो तो तय है, बिना उनके तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो हमने सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को रख दिया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना था? सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तीसरा स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट। और चौथा स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आपको ये 4 स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखनी है। जिन इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस होंगे इन 4 स्ट्रक्चर में ही आए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है? हमने पहला देखा हमने पहला देखा कि भाई साहब क्या है? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, इनमें जो वर्ब आता है वो इंट्रांजिटिव होता है। हम दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, वो हमने कॉम्प्लीमेंट जोड़ दिया। अब हमने देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट तो दो तरीके से हो सकता है, ये तो सब्जेक्ट की भी कमी बता सकता है और फाइनाइट वर्ब की भी कमी बता सकता है। तो हमने एक बार के लिए सब्जेक्ट की कमी बताने वाले को रख लिया, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, और दूसरे में हमने सब वर्ब की कमी बताने यानी वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी एडवर्ब को रख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि ऐसी व्यवस्थाएं कब हमको देखने को मिलती है जब सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे साथ हो। ऐसा तभी होगा जब लिंकिंग वर्ब हो। अब लिंकिंग वर्ब क्या है इसको मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सा इजी सा, एकदम लल्लू लाल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये लिंकिंग क्या होता है, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, लिंक, लिंक माने क्या होता है, चीजों को जोड़ना। तो भाई साहब इनका कोई काम नहीं है, इनको सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देना होता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देना होता है, बस यही काम करते हैं, सब्जेक्ट को उनके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है? आप इस साइन को याद रखिए, इसको हम बराबर यानी इक्वल टू का साइन बोलते हैं। तो अगर आप इसको मतलब लिंकिंग वर्ब को हटा के इक्वल साइन लगा दें तो इधर वाला बात सेम ही हो जाएगा, है ना? सेम ही चीजों के बारे में बातचीत कर रहा होगा, तो आप जान जाएंगे कि भाई ये लिंकिंग वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं, राम किल्ड रावण, एक सेंटेंस हो गया। फिर मैंने लिखा राम इज ए स्टूडेंट। अब मैं क्या करूं कि यहाँ पे इक्वल साइन लगा दूं, इसको हटा के, और यहाँ पे इसको हटा के इक्वल साइन लगा दूं। तो क्या राम ही रावण है? नहीं, तो ये किल्ड लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्या रामी वो स्टूडेंट है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं? हाँ, रामी तो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे बात सही हो जाती है। तो इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब आते हैं वापस, यहाँ देखते हैं, द सूप स्मेल्स गुड, मतलब सूप को जब आप सूंघते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना? तो वो कह रहा है कि आप बताओ क्या ये जो इस जो गुड की अच्छा लगने की बात हो रही है, क्या यही सूप की बात हो रही है? अगर हम इक्वल से रिप्लेस करें तो हाँ, ये सूप ही गुड है, तो ये हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है। फिर कहता है ही आई बिकेम नर्वस, कह रहा है कि मैं नर्वस हो गया। ठीक है, तो क्या मैं इसे इक्वल से हटा दूं, इसको हटा के इक्वल लगा दूं, क्या मैं ही नर्वस था? हाँ भाई, ये बात सही है, तो ये भी लिंकिंग वर्ब है। ईट लुक्स डिलीशियस, यह जो है ना बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है, तो यह जो चीज है वही डिलीशियस है। हाँ, सेम है। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि जब किसी भी वर्ब को हम इक्वल साइन से रिप्लेस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा लिंकिंग वर्ब। चलो, इक्वल्स आपको नहीं समझ में आया हो तो एक चीज और यूज कर सकते हो, तुम इज का यूज कर सकते हो, आर का यूज कर सकते हो, वेयर का यूज कर सकते हो, है ना? इनका यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया कि द सूप स्मेल्स गुड, तो अगर क्या मैं इज का यूज कर लूँ, यहाँ सही हो जाएगा सेंटेंस, द सूप इज गुड। हाँ, ये सेंटेंस तो सही है, तो ये भी हमारा एक तरह से पता चल रहा है लिंकिंग वर्ब पता करने के लिए। अब क्या है, आई नर्वस, तो हमने यहाँ एम यूज कर लिया, आई एम नर्वस। हाँ भाई, ये बात तो सही लग रही है, सेंटेंस सही बैठ जा रहा है, तो फिर ये सेंटेंस भी सही है, मतलब कि ये बिकेम जो है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। फिर मैंने कहा कि इट लुक्स डिलीशियस, इट इज डिलीशियस। हाँ, यहाँ भी सही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इक्वल से थोड़ा सा रिप्लेस करने में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो इज एम आर वाज वेयर को रिप्लेस कर सकते हैं उससे। तो ये रहे तुम्हारे लिंकिंग वर्ब के लिस्ट, एक बार के लिए अपने नोट्स में इन्हें ऐड कर लेना, कल को इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अब हमें लगता है लिंकिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट को तुम सीख गए हो। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना होता है। ठीक है, अच्छा, हम लिंकिंग वर्ब पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि जो भी वर्ब हमें दिख रहा है उसको हटा दो, बराबर का साइन दे दो, इक्वल टू का। तो अगर उसे पता चल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ईजे मार्क का प्रयोग कर लो उसको हटा के। तो अगर सेंटेंस सही बैठ रहा है, सटीक हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो हमारा लिंकिंग वर्ब है। क्लियर? अब इन दो बातों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे उसको हम बताते हैं। चलिए, अब जैसे आपके सामने ये सारी चीजें दिख रही है, कल को मैंने कहा कि भाई ये सेंटेंस तुम देखो और तुम हमें बताओ कि ये सेंटेंस के एक एक वर्ड क्या है, तो तुम कहे कि भैया ये ईट जो है वो तो सब्जेक्ट हमें दिख रहा है, ये फील्ड जो है हमें फाइनाइट वर्ब दिख रहा है, लेकिन ये हॉट के बारे में हमें पता नहीं लग रहा है कि हॉट क्या है। ठीक है, तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या कि कॉम्प्लीमेंट है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ये काम करो ब्रदर, तो यहाँ पे तुम लिंकिंग वर्ब को खोजने की कोशिश करो। ठीक है, कि अगर क्या हम फील्ड को इज से रिप्लेस कर दें, इट इज हॉट, हाँ ये सही हो रहा है, तो यह हम इक्वल से कर दें, क्या यही हॉट है? जैसे तुम यहाँ पे इक्वल इजीली समझ सकते हो, इज को हटा के इक्वल टू का साइन दे दो, क्या वही टीचर है? हाँ, या इज तो पहले से दिया हुआ है ना? तो ऐसे केस में तुम्हें जब ये चीजें देखने को मिल जाती है तो तुम इजीली कह सकते हो कि भैया ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक चीजें दूसरे चीजों से जुड़ी हुई है, एक चीजों की हमारी समझ दूसरे चीज से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक मिनट ब्रदर। ठीक है, एक चीजों की हमारी समझ दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये क्लास थोड़ी सी खींचेगी, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग
खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा दिमाग लगेगा इनमें, है ना। तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, जो जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखना। यही कारण है कि मेरी क्लासेस जो है धीरे 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 रिदम पकड़ती है। शुरुआत में तुम्हें लगता है हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं, है ना। जब उन चीज़ों को हम दिखाते हैं तुम्हें एक बड़े फिगर में, तो तुम्हें लगता है अरे हमने क्या चीज लिया, ठीक है। तो अभी ये क्लास का अंत, मतलब ये चैप्टर का अंत होने वाला है। अभी तो हमने दूसरा ही स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, अभी ये 4-5 स्ट्रक्चर तक जाएंगे और हम लोग होमवर्क भी करेंगे, हमारे लिए कुछ टेस्ट भी है, हम आपको करके दिखाएंगे, आप लोग भी करेंगे। थोड़ी सी लंबी क्लासेस है, तो शांति से बैठें और एंजॉय करें, है ना। और एक क्या है कि मैंने आज एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैंने शायरी देखी थी, ठीक है। तो मैंने उसे सेव कर लिया, तो मैं उसे सुनाता हूँ तुम्हें, ठीक है। लिखा है, लग चुकी है तलब जीत की अब, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, ठीक है। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा ये वाला कोट, तो मैंने अपनी डायरी में भी लिख लिया इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमें तो ये समझ में आ गया लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, हम इसे इज और इक्वल टू के साइन से हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमने ये भी बताया कि भाई साहब इनको जो है ना, एक बार के लिए तुम अपने नोट्स में इस बात को उतार लेना, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी हो पाएंगे जब इसमें दिया गया वर्ब लिंकिंग वर्ब होगा, और हमें इजीली पता हो जाएगा। तो कल को अगर हम आपको एक सेंटेंस दे और बताएं कि इसमें पता करो कि कौन सब्जेक्ट है, कौन फाइनाइट वर्ब है, कौन क्या है, तो आप इजीली इसको पता कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर 2B, यानी दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर का, मतलब दूसरे नंबर का ये दूसरा हिस्सा है। यानी कि एक में हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा, दूसरे में हम अब वर्ब कॉम्प्लीमेंट देखने वाले हैं। यानी कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस वर्ब कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा एरर है ना, तो आप उसे इग्नोर करेंगे। ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी एडवर्ब है। अब चलिए पता करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है ब्रदर कि एडवर्ब हम पहचाने कैसे, कैसे हम पहचान ले कि फलाना एडवर्ब है। उसके लिए हमने क्या बताया था कि अगर सेंटेंस में कहीं भी तुम्हें वेन का जवाब आया, वेयर का जवाब आया, हाउ माने कैसे कोई काम हो रहा है इसका जवाब आया, तो तुम उसे क्या समझोगे, तुम उसे समझोगे भैया कि वो हमारा एडवर्ब है। वेन माने टाइम बता रहा हो, कब की बात है, वेयर जगह बता रहा हो, है ना, हाउ कैसे काम किया गया इसको बता रहा हो, विधि बता रहा हो। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देना, जिस वर्ड के अंत में एल वाई लगा हो, तो ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमारा एडवर्ब हो। लेकिन हमेशा एडवर्ब भी नहीं होता, ये भी बात ध्यान देना है, लेकिन अधिकतम बार वो एडवर्ब ही होता है। मतलब अगर 100 बार आया हो तो 80 टाइम 85 टाइम्स वो एडवर्ब ही रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस का एग्जांपल सीखते हैं। सी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे लास्ट में एल वाई है, तो इसका मतलब ये हमारा एडवर्ब है ना। अगर ये एडवर्ब है तो हमारा स्ट्रक्चर सही बैठ गया, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा फाइनाइट वर्ब, ये रहा हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी एडवर्ब। फिर हमने देखा ही रन्स फास्ट, यहाँ किसका जवाब है, कैसे का जवाब है, वो कैसे दौड़ता है, तो कहते हैं तेज तेज दौड़ता है ना। तो ये जो फास्ट वर्ड है ना ब्रदर, वे हाउ का जवाब है, मतलब कैसे का, कोई काम कैसे हो रहा है। तो यानी कि फास्ट हमारा एडवर्ब है, तो ये हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर हम आगे देखते हैं, कह रहा है कि दे वॉकड हार्ड, वो कह रहा है कि वो कठिन, मतलब वो बहुत कठिन तरीके से काम करते हैं, बड़ी मेहनती है, बड़ी मेहनत करते हैं, ये बात कही जा रही है। अब वो कैसे काम करते हैं, तो कह रहा है कि मेहनत से काम करते हैं भाई, वो हार्ड काम करते हैं, है ना। तो ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। अब एडवर्ब है तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब तो हमको पहले पता है, हमारा ये सब्जेक्ट है, ये भी हमें पहले पता है, तो स्ट्रक्चर फिट ही बैठ रहा है। फिर है द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, फिर एल वाई आ गया, ये हमारा एडवर्ब है ना। यानी कि हमारा ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। इतनी बात आपको मुझे लगता है कि समझ में आ चुकी है। अब हम चलते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ। तीसरे स्ट्रक्चर में हमने क्या रखा था कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो होते हैं कि हमने ये भी सीखा है कि कई बार तो एक ऑब्जेक्ट आते हैं और कई बार दो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इनके आधार पर हमने इस स्ट्रक्चर नंबर 3 को दो भागों में बांट दिया, 3A एंड 3B। 3A में क्या है, सिंगल सब्जेक्ट की बात करेंगे, जहां केवल एक सब्जेक्ट होगा
और 3B में हम बात करेंगे डुअल सब्जेक्ट, जहां दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोनों स्ट्रक्चर को एक बार के लिए देख लेते हैं। ये हमारा 3A स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस सिंगल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप एग्जांपल में समझेंगे, ही फोन हीज कीज, है ना। अभी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचानोगे। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए पहले तो आपको ये बात सीखनी होगी कि ये तो 100% नाउन ही होंगे, या नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा। ये बात तो आपको पता ही थी। ठीक है, तो अभी आप बताओ कि कीज क्या है, नाउन ही है ना। तो नाउन है तो इसकी क्या संभावना बनती है, भाई साहब ये हमारे ऑब्जेक्ट ही रहे होंगे, है ना। इसकी बात की संभावना ज्यादा हो जाती है। अच्छा चलो, फिर भी हमने ये भी देखा कि अगर ये नाउन है तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बना हुआ था इसमें, है ना। जैसे कि यहाँ पर भी तो नाउन था, है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। तो कहीं ये कंफ्यूजन हो जाए कि ये भाई कहीं ये तो ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो चलो हम इसको इक्वल साइन से हम रिप्लेस कर देते हैं, या इजी से रिप्लेस करके देख लेते हैं। एक तरीका हमारे पास ये भी है जानने का। हमारे पास इतने हथियार हैं, उनका यूज करके तो देखो कि जो सेंटेंस हमारे पास पड़ा हुआ है हम उसको कैसे देख पा रहे हैं, क्या हमें वो पता लग पा रहा है कि वो क्या है। तो हमने क्या किया कि एक हमारे पास हथियार पड़ा था लिंकिंग वर्ब टेस्टर, तो हमने लिंकिंग वर्ब को टेस्ट कर लिया कि चलो यार बता दो कि तुम सच में ऑब्जेक्ट हो कि नहीं हो। तो अब मैंने फाउंड को हटाया और हमने इज लगा दिया। ही इज की क्या वो चाबी है, ये तो गलत हो गया, इंसान चाबी कैसे हो सकता है ना। तो यानी कि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, पहली बात हमें टेस्ट हो गई। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है तो निश्चित तौर पर ये क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। और भी क्या तरीका है, बड़ा ही नूब तरीका, बड़ा ही मतलब क्या बोलते हैं, मैंने बचकाना तरीका है, जो व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, बार बार इसकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो इस तरीके का आपको ज्यादा यूज करना नहीं चाहिए। हालांकि जब आप फंस जाए तो क्या करेंगे, इसी तरीके का यूज करेंगे। ही फाउंड व्हाट, वो उसे उसे क्या मिला। ठीक है, तो आपको लगा कि की मिला, तो की हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट था, फाउंड क्या है हमारा फाइनाइट वर्ब है, और हीज की क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी सॉ रेनबो, हम लोगों ने रेनबो को देखा, इंद्रधनुष को। ठीक है जी, तो कोशिश करें पहचानने के लिए, टेस्ट करें कि क्या रेनबो हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहला टेस्ट क्या है कि हम पता करते हैं कि नाउन प्रोनाउन है कि नहीं है। जबकि रेनबो इंद्रधनुष किसी चीज का नाम है तो वो नाउन ही है, यानी कि सिंपल बात है, ऑब्जेक्ट होने की संभावना है। तो फिर हम दूसरा प्रयोग क्या करेंगे, दूसरा प्रयोग हम लिंकिंग वर्ब टेस्ट करेंगे। क्या है लिंकिंग वर्ब है, तो हमने कहा कि वी आर इन रेनबो, क्या हम सभी इंद्रधनुष हैं। तो ये बात तो गलत है, इंसान इंद्रधनुष कैसे हो सकता है ना। तो हमारा ये लिंकिंग वर्ब टेस्ट फेल कर गया। इसका ये मतलब हुआ कि रेनबो निश्चित तौर पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फिर वो तरीका भी अपना सकते हैं आप व्हाट हुम का, है ना। वी सो व्हाट, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा, रेनबो, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। द डॉग डग ए होल, कुत्ते ने, डग माने खोदना होता है, होल माने गड्ढा होता है, छेद होता है ना। तो कुत्ते ने एक छिद्र खोद दिया, है ना, एक होल खोद दिया। तो कह रहा है कि भाई अभी क्या है कि हम पता करें कि ये होल क्या है ना। तो ये होल क्या है, ये तो हमें पता चल रहा है कि छेद नाउन ही है ना। अभी नाउन है तो केवल नाउन हो जाने से बात पता चल रही है, नाउन तो वहां भी हो रहा था लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, है ना। तो हम एक बार के लिए इसे लिंकिंग वर्ब से टेस्ट कर लेते हैं। क्या हम इज या बराबर का यूज कर लें, द डॉग इज ए होल, क्या कुत्ता ही वो छेद है, नहीं है, माने कुत्ता छेद कैसे हो सकता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये फेल कर जा रहा है, यानी कि ये फेल हुआ तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ही होगा। बाकी आप पता कर लो इससे, डॉग डग व्हाट, माने कुत्ते ने क्या खोद डाली, तो आपको जवाब मिला ये होल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मुझे लगता है यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये हमारा 3A स्ट्रक्चर था। फिर हम एक बात करते हैं 3A स्ट्रक्चर में। हमने 3A स्ट्रक्चर में क्या बात थी, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के हो जाते हैं, एक तो सिंगल ऑब्जेक्ट, एक तो डबल ऑब्जेक्ट। तो सिंगल ऑब्जेक्ट वाला केस हम अभी देख रहे थे, अब हम देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाला केस, यानी 3B, सेंटेंस स्ट्रक्चर 3B, जहां डबल ऑब्जेक्ट होंगे। अच्छा, पिछले क्लासेस में हमने सिंगल ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता ही दी थी कि अगर मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा और एक होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिस पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ा होता है। और इनडायरेक्ट कौन होता है, उस
वस्तु जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा हुआ है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने वाला। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझेंगे कि सी गेव मी ए बुक, है ना, उसने एक्चुअल में दिया क्या है, मुझे दिया है कि किताब को दिया है। मतलब फिर से समझिए कि मैंने आपको एक कलम दिया, है ना, तो मैंने क्या दिया, मैंने कलम दिया, कलम आपने रिसीव किया, यानी कि मेरे देने का काम कलम था, तो देने का प्रभाव कलम पर पड़ा, तो कलम हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आपने कलम को लिया, कलम को रिसीव किया, तो आप हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो अब इस तरह से हमें सीखना है। अच्छा, जब हम पढ़ा रहे थे वो चीज, तो आपको हमने क्या बताया था कि पहले क्या आएगा, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? पहले इनडायरेक्ट आएगा, बाद में डायरेक्ट आएगा। अगर पहले ही आप डायरेक्ट लिख देते हो, तो बाद में आपको प्रेपोजिशन के साथ दूसरा वाला यानी कि इनडायरेक्ट वाला लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं, यही सेंटेंस है, सी गेव ए बुक। अब यहां मी नहीं लिख सकते, फिर गलत हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा टू मी। तो क्या ये टू मी ऑब्जेक्ट होगा? फिर से सोचिए बात को, क्या ये टू मी अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा? हमने क्या बताया, प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आता है तो क्या वो ऑब्जेक्ट रहता है क्या? प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आता है तो वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट बन जाता है ना। तो ये अब यहाँ पे ये वो वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए। तो हमेशा ध्यान रखें, पहले इनडायरेक्ट लिखेंगे, बाद में हम डायरेक्ट को लिखने वाले हैं। तो इस सेंटेंस में मी जो है इनडायरेक्ट है और बुक जो है हमारा डायरेक्ट है। अच्छा, इस पे हमने आपको एक क्वेश्चन आर भी दिया था, मतलब होमवर्क भी दिया था, जिसमें आपको पता करना था डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है। मुझे लगता है आप इजीली इन चीजों को समझ पाएंगे, इजीली इन चीजों को बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और हमारा स्ट्रक्चर है फोर। फोर स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को यहां से रिमूव करते हैं, केवल कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब कॉम्प्लीमेंट किसको दिखा सकता है? अब फिर सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए कि कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आ सकता है। सब्जेक्ट के लिए तो आ ही नहीं सकता, इतना दूर कैसे रहेगा। सब्जेक्ट के लिए तो अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट रहा और हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यूज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, तो बीच में क्या आ रहा था, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बना था, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, इतना दूर कैसे आएगा ट्रेवल करके। तो ये संभावना खत्म हो गई कि सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताएगा। तो किसके बारे में बताएगा? हाँ, इसके पास दो और ऑप्शन है, या तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा या वो फाइनाइट वर्ब के बारे में बताएगा। तो अब यहाँ पे जो हम कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, ये दो तरह के हो जाएंगे, या तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होंगे या वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो फिर हम स्ट्रक्चर नंबर 4 को दो भागों में बांट देते हैं। एक को हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट के साथ लेकर चलेंगे और दूसरे को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो 4A में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे और 4B में हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी एडवर्ब की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी जो हमारा सेंटेंस है, एक बार उसको हम एनालिसिस करते हैं, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये नंबरिंग गलत हुआ है, ये वाला एक है। ठीक है, सी मेड मी एंग्री। अभी आपको ये पता होगा कि सी क्या है, सी हमारा सब्जेक्ट है, मेड क्या है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, मी क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, इसकी चर्चा हमने इस वाले जगह पे पूरी तरह से कर दी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में यहाँ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एंग्री जो वर्ड लिखा हुआ है ब्रदर, ये किसके लिए है? क्या वह एंग्री है या मैं एंग्री हूं? उसने मुझे मतलब क्रोधित कर दिया, तो इसमें वह एंग्री है, वो क्रोधित है कि मैं क्रोधित हूं? तो निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्रोधित हूं। वो कहां से, उसने तो मुझे क्रोधित किया है, क्रोधित तो मैं हूं। तो ये एंग्री वर्ड किसके लिए आया है? तो आपको पता चलेगा ये तो ऑब्जेक्ट के लिए आया है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजों को बताने के लिए यूज हो रहा है। तो हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ही कॉल्ड हर ए जीनियस, मतलब उसने उस लड़की को जीनियस कहा, कहा कि भाई तुम तो जीनियस हो। ठीक है। अब ये जीनियस वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? लड़की जीनियस है कि वो लड़का जो कह रहा है वो जीनियस है? लड़की जीनियस है, लड़का तो केवल कह रहा है।
तो फिर हम देखते हैं कि ये भाई साहब हमारे सब्जेक्ट हैं, ये हमारे फाइनाइट वर्ब है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जीनियस वर्ड चूंकि ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। वी पेंटेड द वॉल व्हाइट, हम सभी ने वॉल को, दीवार को उजले कलर से रंग दिया। यानी कि व्हाइट किसके लिए यूज हुआ है? हम लोगों के लिए। क्या हम लोग व्हाइट हैं या हमारा वॉल व्हाइट है? तो पता चला कि दीवार के बारे में बात हो रही है। तो अब दीवार क्या है? जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, द वॉल जो है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे पहचानेंगे? वो पिछले बार हमने पिछले स्लाइड वगैरह में थोड़े समय पहले मैंने उसकी चर्चा कर दी थी। आप उसका यूज करेंगे, कौन कौन चीजें यूज कर सकते हैं आप? एक तो नाउन प्रोनाउन टेस्ट कर लेंगे, दूसरा टेस्ट कर लेंगे लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है। अगर लिंकिंग वर्ब का टेस्ट फेल हो जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो वो तुम जो नूब तरीका है, जो पुराने तरीका है, उसको आप यूज कर सकते हैं। हालांकि उस तरीका को मैंने इसलिए कहा कि बार बार आप यूज ना करें, है ना, क्योंकि वो तरीका काम तो करता है, बेहतरीन है, लेकिन बार बार यूज करने से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, है ना। आप जो चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो सीख नहीं पाएंगे। तो ठीक है, जब हमें कुछ नहीं आता हो तो तरीका यूज करने में कहीं बुराई नहीं है, लेकिन अगर हमें तेज सीखना है, चीजों को पकड़ना है, तो आपकी निगाहों में एक्सरे जैसी कुछ बातें होनी चाहिए, चीजों को देख करके पहचानने की हमारा ये। और मैं आपको वादा करता हूँ कि जैसे सेंटेंस में पढ़ाता हूँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाता हूँ, ये 2 चैप्टर कंप्लीटली जब मैं खत्म कर लूंगा, फिर आपको ये आइडेंटिफिकेशन का चैप्टर मैं खुद ही बंद कर दूंगा, वहीं तक मैं पढ़ाता हूँ पहचानने का। और जब मैं कहूंगा कि हाँ मैं पहचानने वाला काम खत्म कर दिया, आप खुद देखेंगे 90% है ना, आप सेंटेंस के वर्ड को आप इजीली पहचान पाएंगे कि भाई साहब ये तुम हो क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4A स्ट्रक्चर था। अब 4B की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या कहा था कि यहाँ हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा, फाइनाइट वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा और उसका कॉम्प्लीमेंट दे दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? सब्जेक्ट लिखा, फाइनाइट वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, अब की बार हमने वर्ब का कॉम्प्लीमेंट दे दिया। अच्छा, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो एडवर्ब होता है, वो आपको मैंने पहले बता रखा है। और एडवर्ब को कैसे पहचानते हैं? तो कुछ क्वेश्चन है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, इसके अलावा एलवाई। आप इन चीजों को याद रखेंगे, इजीली एडवर्ब को पहचान लेंगे। चलिए स्ट्रक्चर वाइज हम सीखने की कोशिश करते हैं। पहला स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं। सी प्लेस द ट्रॉफी केयरफुली, मतलब उसने ट्रॉफी को मतलब सावधानी पूर्वक रखा। प्लेस माने होता है रखना। ठीक है, तो हमें पता है कि सी जो है हमारा सब्जेक्ट है, प्लेस जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है, और ये ट्रॉफी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये एलवाई जो लगा हुआ है, इसका मतलब हमें पता चल गया भाई साहब हमारे क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब होने का क्या मतलब है? ये वर्ब के बारे में बता रहे हैं, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। वी वॉश आवर क्लोथ्स वीकली, हम लोग अपने कपड़े को सप्ताह में साफ करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा वी क्या है भाई साहब? वी है हमारा सब्जेक्ट, वॉश माने धोना, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, आवर क्लॉथ हमारा ऑब्जेक्ट है ना। और ये वीकली एल वाई चूंकि लास्ट में लगा है तो हमको पता चल गया कि एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है तो क्या है? हमारे वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी, तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट हमें पता चल गया। तो इस तरह से कुल अंग्रेजी के जो भी सेंटेंस होते हैं वो कुल 4 तरह से ही बनाए जा सकते हैं। वो 4 स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन? फिर से आपको याद कर लेना है। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, इसमें जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब चूंकि कॉम्प्लीमेंट यहाँ 2 तरह के हो गए थे, है ना, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसको 2A और 2B करके पढ़ लिया। एक में हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यूज किया और दूसरे में हमने वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर तीसरा स्ट्रक्चर आया हमारे सामने, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमने क्या किया? एक में एक रखा है और दूसरे में डबल रखा। ठीक है, तो फिर हमारे 3A 3B 2 स्ट्रक्चर बन गए। फिर सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इस स्ट्रक्चर को हमने आगे बढ़ाया। फिर हमने देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट भी 2 तरह का हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बता रखा है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट केवल यहीं आएगा। और ये फाइनाइट वर्ब एक विशेष तरह की फाइनाइट वर्ब होगी जिसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, बिना लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट से जुड़ ही नहीं सकता। तो अभी यहाँ तो ये बात खत्म ही हो गई कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट इधर भी आया होगा, नहीं आया होगा। कैसे आएगा? क्योंकि लिंकिंग वर्ब
जब जोड़ेगा तो बीच में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लिंकिंग वर्ब का तो अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट दो तरह से हो सकते हैं, या तो वर्ब को बताएगा या ऑब्जेक्ट को बताएगा। तो हमने दो स्ट्रक्चर और बना लिए, 4A और 4B। तो ये कुल 4 ही स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो पूरे अंग्रेजी के सेंटेंस इन 4 स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इनको एक बार के लिए आप वापस से, जिन पोर्शन को आप नहीं समझ पा रहे हो, उन्हें वापस से इस वीडियो को देख लेंगे, वापस उस पोर्शन पे ले जाके आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आपको ग्रुप में मैसेज करना है ना, मैं आपको जवाब दूंगा। हो सकता है कि मैं आपको कॉल पे समझा दूं, है ना। तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो। चलिए कुछ एक छोटी सी टेस्ट है उसको करते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट है। ये 5 सेंटेंसेस हैं और पांचों सेंटेंस में आपको बताना है सब्जेक्ट कौन है, फाइनाइट वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और कॉम्प्लीमेंट कौन है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सी आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। उसने प्रश्न का जवाब एकदम सही तरीके से दिया। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहला तो हमें ये पता है भाई साहब कि हमारा सब्जेक्ट है, ये भी पता है हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब चलिए, हमको पता है ये एलवाई लगा हुआ है, यानी कि ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब है तो ये क्या है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें तो ये पता चल गया भाई, चलो कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया। जो समस्या आ रही है वो इसमें आ रही है, द क्वेश्चन को कैसे पता करें, ठीक है। यही बात है, आपको भी यही लग रहा होगा कि द क्वेश्चन को कैसे पता करें। तो चलिए पहले हम टेस्ट करते हैं क्या है, नाउन है, हाँ भाई नाउन है, ठीक है। अब नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि ये काम करते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो थोड़ी देर के लिए हम ये समझते हैं कि ये वर्ब को क्या हम लिंकिंग वर्ब टेस्ट कर लें कि क्या ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है। हाँ कर लेना चाहिए। तो हमने क्या किया, इज लगा दिया, सी इज द क्वेश्चन। क्या वही वो प्रश्न है, तो इंसान एक प्रश्न कैसे हो सकता है। तो लिंकिंग वर्ब टेस्ट ये फेल कर गया, यानी कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई कंसिडर हिम ए ग्रेट राइटर, मतलब मैं उसे एक महान लेखक मानता हूँ, ठीक है। आपको पता है ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये तो आपको इजीली पता है, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक हिम है और एक ग्रेट राइटर है। इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं, कौन क्या है, ठीक है। तो पहले ये पता करिए कि ये ग्रेट राइटर वह है या मैं हूं। ग्रेट राइटर कौन है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, वो ग्रेट राइटर है कि मैं ग्रेट राइटर हूं। आपको पता चलेगा नहीं भैया, ये वाला आदमी, वो आदमी जो है ना ग्रेट राइटर है। यानी कि भाई साहब ये हमारा ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। फिर कहता है द डॉग बरीड द बोन इन द गार्डन, ठीक है। डॉग ने, बरी मने होता दफना देना, बोन मने होता हड्डी, और इन द गार्डन मने बगीचे में। कुत्ते ने हड्डी को बगीचे में दफना दिया, ठीक है जी। चलिए आपको तो पता चल रहा होगा द डॉग जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर। बरीड यानी दफना देना है हमारा फाइनाइट वर्ब है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इन द गार्डन को क्या बोले और द बोन को क्या बोले, ठीक है। अब इन द गार्डन जो है, आपको पता है इन क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के जो बात आ रही है हमारी कॉम्प्लीमेंट होगी, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट है, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोन क्या है ना। बोन क्या है, ये तो हमारा नाउन है ना। अच्छा नाउन हो गया तो दो संभावना है, या तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट हो रहा होगा, यही दो शर्तें हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इस पर लिंकिंग वर्ब का टेस्ट कर लेते हैं। तो क्या हम इज लगा दें, तो डॉग इज द बोन, क्या कुत्ता ही वो हड्डी है, नहीं, ये तो बात गलत हो गई, यानी कि ये भाई साहब हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। बेन, बेन एक आदमी का नाम है। बेन रोड टीम ए बर्थडे कार्ड, बेन ने टीम को एक बर्थडे कार्ड लिखा। क्लियर। अब थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि बेन तो हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट है, रोड हमें पता चल रहा है फाइनाइट वर्ब है, टीम और बर्थडे कार्ड हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब क्या, मतलब ये दोनों क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि हम लोग डबल ऑब्जेक्ट भी तो पढ़ चुके हैं, है ना, हम लोग डबल ऑब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये कैसे समझिए कि इस लिखने का प्रभाव टीम पर पड़ रहा है कि बर्थडे कार्ड पे पड़ रहा है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई लिखना तो बर्थडे कार्ड पे पड़ रहा है,
अच्छा, बर्थडे कार्ड किसको लिखा जा रहा है? बर्थडे कार्ड को रिसीव करने वाला कौन है? टीम है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेन सब्जेक्ट रोड फाइनाइट वर्ब, टीम जो है ये आईएनटी यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बर्थडे कार्ड जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। देखिए फिर एल वाई मिल गया हमें, एल वाई मिल गया यानी एडवर्ब। एडवर्ब माने कॉम्प्लीमेंट, चाहे कोई भी तरह का कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट तो है ही। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो हम आगे बढ़ते हैं। दे हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, स्पीक हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, इतना तो आपको पता ही है। अब स्पेनिश हमें समझ में नहीं आ रहा क्या, क्योंकि ये नाउन है, आपको भी पता है भाषा का नाम है भाई, तो नाउन ही होगा। ठीक है, तो हम पता पता करते हैं कि क्या ये स्पेनिश हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे पता करें? आपको पता है कि हम लिंकिंग वर्ब टेस्ट कर लेंगे एक बार के लिए, कि अगर हम लिंकिंग वर्ब टेस्ट करते हैं फेल हो जाता है तब तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब पास हो जाता है तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो हमने स्पीक को इज से बदला, इज नहीं, अभी दे के लिए हम आर यूज करेंगे। तो दे आर स्पेनिश, है ना, मतलब कि स्पेनिश भाषा है। क्या वो लोग स्पेनिश भाषा है? तो इंसान भाषा कैसे हो सकता है ना? तो अगर ये भाषा नहीं हो सकता है तो इसका सीधा क्या मतलब हुआ कि ये वाली चीज हमारी फेल कर गई, तो स्पेनिश जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बार के लिए दोबारा इस चैप्टर को देखें। और मेरे पढ़ाने की पेस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, और पता नहीं मुझे लगा कि समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ी तेज गति से पढ़ा दी। लेकिन अगर आप इस गति को भी समझ पा रहे हैं तो अगली क्लासेस इसी गति पे करेंगे हम लोग, है ना? अगर आपको ये गति समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताएंगे कि इस गति पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं गति को स्लो कर दूंगा। ठीक है जी, अब आगे आपके लिए प्यारा सा होमवर्क है ना, इजी सा होमवर्क है। 20 क्वेश्चंस हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें 10-11 डबल हो गए हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, आप बाकी को बना लेंगे। ठीक है जी, बना के आप ग्रुप में इसे पोस्ट करेंगे। फिलहाल के लिए क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी फिर हम मिलेंगे, फिर हम बात करते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर इसमें कुछ भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कृपया वो ग्रुप में लिखें, सॉरी, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। मैं भी आपको कॉल करके भी उन चीज़ों को समझा पाऊँ। ठीक है, चलते हैं, बाय। अभी के लिए इतना ही, आपकी तरह हमारा भी दिल उदास है। ठीक है।